अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं? लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि हमने कंप्यूटर लैब के लिए एक प्रिंटर लेना है। कौन सा प्रिंटर बेटर रहेगा? एडवांटेजेस बताएं, डिसएडवांटेजेस बताएं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो वैसे जो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ना, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जो कि इंक स्प्रे है और लेज़र टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से हमारे पास अच्छी क्वालिटी आती है। ठीक है, तो हम अपने मॉडर्न कंप्यूटर के लिए कौन सा कंप्यूटर लेंगे? ऑब्वियसली हम ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को सजेस्ट करेंगे, बिकॉज इससे हमारी क्वालिटी भी अच्छी आएगी और इस नॉइज़ भी नहीं होता जो। तो यहाँ पे ये मैंने सारी डिटेल्स में लिखा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और इसकी एग्जांपल और एडवांटेजेस कि ये चीप है, प्रिंटिंग कॉस्ट कम होती है, और डिसएडवांटेजेस है कि बहुत नॉइसी है। ठीक है, अगर ये आपके लैब्स में लगा होगा तो आसपास की क्लासेस भी डिस्टर्ब होंगे और क्वालिटी भी इसकी लो होगी। तो मॉडर्न लैब्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? इंक स्प्रे और लेज़र टेक्नोलॉजी। इसके एग्जांपल्स हैं इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। अंडरस्टैंड? और इसके दो एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है? क्वाइट प्रिंटिंग, वेरी नाइस, हाई क्वालिटी एंड कलरफुल प्रिंट्स। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस क्या है कि एक्सपेंसिव ज़्यादा है और इंक और टोनर की कॉस्ट इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि इसमें इंक स्प्रे यूज़ होती है। तो हम कहेंगे कि हम अपने मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स के लिए हमेशा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रेफर करेंगे, बिकॉज क्वालिटी अच्छी है, फास्ट है, क्वाइट है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को प्रेफर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने सपोज़ कुछ लिखना है, इस टाइप के नोट्स आपको चाहिए होंगे तो मुझे आप कमेंट्स में बताएं, मैं आपको ये सेंड भी कर दूँगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ऊप स्टैंड फॉर एंड विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉमनली यूज इज पर डे? तो बेसिकली मैं बता दूं कि पहले हम लैंग्वेज यूज़ करते थे कि बहुत बड़ा बड़ा कोड है कि पूरी इंस्ट्रक्शंस, डेटाज, फंक्शंस एक ही जगह सारा कुछ रख दिया। फिर हम लोगों ने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया, तो जिसको हम इधर लिखते हैं ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो ये ऊप जो है बेसिकली है कि हमने ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन इसमें हमने छोटे छोटे टास्क को एक ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि किस तरह से ये हमारे काम को बहुत इजी कर देता है। ऑर्गेनाइज कोड यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। तो लैंग्वेजेस जो यूज़ होती हैं, जावा है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, सी शार्प है। ठीक है, ये वाली लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। बस आपने माइंड में क्या रखना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसमें ऑर्गेनाइज करते हैं कोड को ऑब्जेक्ट और क्लासेस में। ठीक है, ये दो पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। राइट, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस में कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्रोटोकॉल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। अच्छा, प्रोटोकॉल्स होता क्या है? प्रोटोकॉल्स रूल्स होते हैं, किसी भी जगह के रूल्स होते हैं। जैसे स्कूल के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं कि किस टाइम आना है, किस टाइम ऑफ होगा, एक क्लास कितने की टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। इसी तरीके से जब भी हम नेटवर्क की बात करते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस की बात करें, तो वहाँ पे मतलब कि आपका रिसीवर है या ट्रांसमीटर है, तो इनको भी कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, स्टैंडर्ड रूल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन हुआ है कि प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट कंट्रोल हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड बिटवीन डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। ठीक है, डेटा को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, तो कैसे वो ट्रांसमिट होगा और कैसे वो रिसीव होगा बिटवीन डिवाइसेस। ठीक है, हमें पता है ना, डेटा जो ट्रांसमिट होता है 0110 की फॉर्म में होता है। तो ये रूल बनाएंगे एक कि डेटा का कितना साइज़ होना चाहिए, कितने बिट्स का हो,
किस स्पीड में हो, ये सारे जो रूल्स होते हैं इनको क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स। अंडरस्टैंड? ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, मोड ऑफ कम्युनिकेशन विद वन एग्जांपल ईच। ठीक है, इसमें ये देखें, ये एक सेंडर है, ठीक है, ये एक रिसीवर है, ठीक है। जो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होते हैं ना, ओनली वन डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम लोग टीवी है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, ठीक है। हम लोग सिर्फ जो रिसीवर्स हैं, हम यूज़र्स एंड यूज़र, वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ वॉच कर सकते हैं, हम इधर से खुद से डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड कंप्यूटर को डाटा टाइप करते हैं, नंबर्स जा रहे हैं, तो वो कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर को डाटा सेंड कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर कीबोर्ड को नहीं कर रहा है। ये क्या है? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। ये देखो, सेंडर रिसीवर की तरह। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? वन टाइम एट अ टाइम, ठीक है, वन टाइम, ठीक है। दोनों एक दूसरे को सेंड करते हैं, लेकिन वन बाय वन, ठीक है। कम्युनिकेशन हैपन्स इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। जैसे सेम टाइम पे नहीं होती, जैसे हमारे पास वॉकी टॉकी है, पहले एक सेंड करेगा, फिर सेकंड पर्सन सेंड करेगा। तो नेक्स्ट आ जाता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हैपन्स इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। जैसे टेलीफोन कॉल्स हैं, आप कॉल करते हैं, दोनों सेंडर एंड रिसीवर जो हैं, ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ये एक ही टाइम में बात कर रहे होते हैं, एक ही टाइम में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में ओनली वन डायरेक्शन में होती है, हाफ डुप्लेक्स में बोथ डायरेक्शन में होती है बट नॉट एट द सेम टाइम, ठीक है। फुल डुप्लेक्स में बोथ डायरेक्शन में होती है और एक ही टाइम पे होती है, जैसे आपकी टेलीफोन कॉल्स हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, होपफुली अंडरस्टैंड हो जाएगा। एग्जाम्स में अगर आता है ना, तो इस तरीके से थोड़ी सी डायग्राम बना के ज़रूर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स एंड वेयर आर दे यूज इन डाटा ट्रांसमिशन। देखिए, नाम से स्टार्ट होता है कि ऐसी बिट जिससे जो हम सेंड करें तो पता लग जाए कि अब ये स्टार्ट हो गया, अब डाटा सेंड होना स्टार्ट हो गया। और स्टॉप बिट्स मीन्स अब दी एंड है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट आर एक्स्ट्रा बिट्स added to a data packet to mark the beginning and end of data during transmission, ठीक है। बिगनिंग और एंडिंग में बताया जाता है कि यार ये अब डाटा अब रेडी हो जाओ, डाटा सेंड होने लगा है, स्टार्ट बिट है। मतलब कि हेलो, जब भी हम कुछ सेंड करना होता है, अगले को रेडी करते हैं कि अलर्ट हो जाओ, अब डाटा सेंड होने लगा है। अभी आपने देखा है कि लेबर काम कर रही है, नीचे से ईंटें फेंक रहे हैं, एक नीचे है एक ऊपर है, तो वो एक फेंकता है, दूसरा कैच कर रहा होता है, तो वो सबसे पहले एक दूसरे को अलर्ट करते हैं कि मैं फेंकने लगा हूँ, रेडी हो जाओ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे डाटा ट्रांसमिशन में स्टार्ट एंड स्टॉप बिट यूज़ हो रही है। दे आर यूज्ड इन एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन टू कीप सेंडर एंड रिसीवर सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डज a switch differ from a hub in a network। अच्छा, हब एंड स्विच की बात आ गई है। जो एक बात देखें, जिस तरह से ये हमारा जो है एक सेंट्रल डिवाइस है, ठीक है, और उसके से बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं कनेक्टेड हैं, बहुत सारे कनेक्टेड हैं। तो अगर इस कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर ये बी है, ये सी है, ये डी है, कंप्यूटर ए ने डाटा ट्रांसफ़र करना है कंप्यूटर डी को, ठीक है। तो जो हब होगा ना, ये जो हब है ना, ये क्या करेगा, ये सिर्फ इसको नहीं, कंप्यूटर डी को नहीं सेंड करेगा, ये सबको सेंड कर देगा डाटा, ठीक है, शोर करने लग जाएगा, ठीक है। और जो स्विच है, स्विच सेंड डाटा ओनली टू द इंटेंडेड डिवाइस। जो स्विच है वो सिर्फ डिवाइस डी को ही सेंड करेगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि स्विच जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि ये इंटेंडेड डिवाइस को डाटा सेंड करता है। जो हब है, ये सारी जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनको सेंड करते हैं। जैसे क्लासरूम में
मैंने कोई इंफॉर्मेशन है, कोई प्राइवेट बात है किसी से करनी है, तो मैं क्या क्लासरूम में शाउट करके बात करूँगी, ओपनली बात करूँगी, वो तो सारे सुन लेंगे, वो तो डाटा लीक हो जाएगा। तो हम इस वजह से स्विच जो है वो ज़्यादा स्मार्ट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डज एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन डिफरेंट फ्रॉम अ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अच्छा, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में ना क्या होता है कि डेटा इज सेंड कंटिन्यूसली विद द कॉमन क्लॉक सिग्नल मेकिंग इट फास्टर। अच्छा, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में ये नहीं देखा रहता कि अगला बंदा देख रहा है, उसको डाटा रिसीव हो रहा है नहीं हो रहा, बस वो एक दफ़ा स्टार्ट बटन होता है तो वो कंटिन्यूसली सेंड होता रहता है। जैसे आपकी टीवी ब्रॉडकास्टिंग हो गई, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो गई, इसमें क्या होता है कंटिन्यूसली डाटा सेंड होता रहेगा, ठीक है। और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, डाटा इज सेंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम, ठीक है, डाटा इज सेंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम विद स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स मेकिंग इट स्लोअर। हम अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स, तो वो कहाँ पे यूज़ होता है, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में, ठीक है। तो इस वजह से इसमें जो है ना थोड़ा सा वो ट्रांसफ़र टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट्स ऐड हो गई हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। तो इसके एग्जांपल क्या है, एसएमएस और टाइपिंग ऑन अ कीबोर्ड, ये इसकी क्या है एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में कंटिन्यूसली सेंड होता है कॉमन क्लॉक सिग्नल्स के थ्रू, और इस वजह से ये ज़्यादा फास्ट होता है। यहाँ पे पहले दोनों डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, ठीक है, होना पड़ता है, फिर स्टार्ट बिट एक्स्ट्रा बिट्स ऐड होती हैं डाटा के साथ, तो फिर इसकी वजह से ये थोड़ा स्लो हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है, गिव 3 लिमिटेशन ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क कंपेयर टू अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अच्छा, पीयर टू पीयर नेटवर्क में ना सबसे पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड, हम लिमिटेशंस डिस्कस करने से पहले ना थोड़ा सा मैं बता दूं कि पीयर टू पीयर होता क्या है। पीयर टू पीयर में ऐसे है कि जैसे आपका एक घर है, उसके में कोई 4-5 लैपटॉप्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4, चलो ये 3 लैपटॉप्स हैं, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, मतलब कि इसने इसको फाइल करनी है, सबका सेम स्टेटस है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये एक सर्वर है या ये एक क्लाइंट है, ठीक है, ये इसको भी सेंड कर सकता है, ये इसको कर सकता है, ये इसको, इसमें कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है। और जबकि क्लाइंट सर्वर में एक सर्वर होता है और बाकी सारे क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, ये सारे क्लाइंट होते हैं, ये सर्वर है। तो इसमें क्या होता है कि एक बंदा सबको कंट्रोल कर रहा होता है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या लिमिटेशंस आ जाती हैं कि इट हैज़ अ वीकर सिक्योरिटी बिकम्स देयर इज़ नो सेंट्रल, बिकॉज देयर इज़ नो सेंट्रल कंट्रोल नहीं है, इस वजह से सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं। डाटा बैकअप एंड मैनेजमेंट आर डिफ़िकल्ट, कोई बैकअप नहीं हो रही, इसने इसको डाटा सेंड कर दिया, कोई इसका बैकअप नहीं है। परफॉर्मेंस बिकम स्लो व्हेन मैनी ऐप कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड। तो इसमें हमारे पास जो अब है लास्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एप्लीकेशन लेयर इन द OSI मॉडल। तो एप्लीकेशन लेयर जैसे नाम से ही पता चलता है, जिसमें आपकी सारी एप्लीकेशंस रन हो रही होती हैं, जैसे आपका ईमेल है, वेब ब्राउजिंग है, तो वो लेयर हम अपना लैपटॉप ऑन करते हैं, उसमें हम फाइल अपनी ईमेल ओपन की, फाइल ट्रांसफ़र की, ये सारा किसके थ्रू हो रहा है, एप्लीकेशन लेयर के थ्रू हो रहा है। एप्लीकेशन लेयर इज़ द टॉप लेयर ऑफ द OSI मॉडल दैट अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद नेटवर्क सर्विसेज, ठीक है। OSI मॉडल्स की टॉप लेयर है और जो कि यूज़र्स को अलाउ करती है, ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करती है कि जिससे वो नेटवर्क सर्विसेज को यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो वो जो हम देख रहे हैं सबसे टॉप लेयर है जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।